माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्तार अंसारी के बिल्कुल घर पर हूँ और कुछ इस तरह से देख रहे नज़ारा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूँ गाजीपुर में। जैसा कि आप सभी ने खबर देख ही लिया होगा कि रात के करीब अचानक मुख्तार अंसारी का मौत हो जाता है और देखा जाए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए हम आ गए हैं, उनके घर के बिल्कुल पास हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे एक चौराहा है, चौराहे के पास बिल्कुल यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। तमाम प्रशासन के लोग लगाए गए हैं और यहीं से कुछ दूर पर आपको बताना चाहेंगे मुख्तार अंसारी का घर है। आपको शायद दिखाई दे रहा है। आइए हम उधर चलते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और कुछ इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ का माहौल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगा चलिए इनके घर पे चलते हैं और वो सारा सीन दिखाते हैं कि यहाँ का किस तरह से स्थिति है, किस तरह से यहाँ का नज़ारा है, वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं। और बढ़ते हुए आपको दिखाना चाहेंगे प्रशासन के लोग यहाँ काफ़ी लगाए गए हैं। इधर घुमाइएगा, कैमरा घुमाइए, दिखाइएगा। देखिए वहाँ पर तमाम दिखाई दे रहे हैं और इस साइड देखिए प्रशासन के लोग तैनात मौजूद हैं इस समय। मुख्तार अंसारी को कहीं ना देखा जाए, लोग कुछ लोग मसीहा मानते थे, कुछ लोग गलत तरीके से उनको देखा करते थे। तो हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कैसा था, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद है। तो आज आइए चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ से कुछ ही दूर पर जो मुख्तार अंसारी का घर है दिखाई दे रहा है। वहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी जब मैं आया तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो फाटक के नाम से ये जगह जाना जाता है और काफ़ी फेमस स्थान है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि जो मुख्तार अंसारी है काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे और उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि आज इनके घर पे देख सकते हैं कि तमाम सैकड़ों लोग तादाद में यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस स्थिति में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और देखने आए हैं। और जैसा कि इनका डेड बॉडी का बात करें तो लगभग जहाँ तक हमें आइडिया है कि 10 बजे बताया गया है कि वहाँ से निकल चुका है बांदा ज़िले से और यहाँ शाम तक आएगा। और जैसे ही आएगा हम उसको भी आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे घर की स्थिति कैसा आज के दिन में देखने को मिल रहा है। देखिए उनके चाहने वाले तमाम लोग यहाँ पे आज के दिन में मौजूद हैं और लगभग सैकड़ों तादाद में यहाँ अभी मौजूद हैं। हालांकि बहुत सारे लोग थे, आज रोज़ा है तो रोज़ा में देखा जाए कुछ लोग नमाज़ के लिए बाहर निकले हैं। और यहाँ पर जब मैं आया शुरू में देखा तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग थे। आपको मैं क्लिप लगा दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं ये जो घटना हुआ है, मतलब वो उनका नज़रिया क्या है, वो किस नज़र से देखते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं तो हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी आपका? राम जी नाम है। मुख्तार अंसारी अचानक डेथ हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब हमें जानकारी नहीं है, मैं तो सुना हूँ तो बस देखने चला आया हूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैं आया, लोगों से बात करने का प्रयास किया, बट यहाँ पर लोग इस दुख की घड़ी में लोग कहीं ना कहीं बोलना ही नहीं चाहते। तो हम आपको प्रयास तो किए लोगों से बात करने के लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है। देखते हैं जैसा होगा हम आगे आपको दिखाने का प्रयास करें। फिलहाल इस समय मैं मुख्तार अंसारी के बिल्कुल घर पर हूँ और कुछ इस तरह से देख रहे नज़ारा दिखाई दे रहा है। आगे जैसा अपडेट होगा हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। चलिए इस वीडियो में ही मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उमर, किस तरह से लेते हैं जो पूरा घटनाक्रम है? आप लोगों की तरफ से ये पहले आरोप लगाया गया था कि खाने में जहर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हम लोग की तरफ से क्या आरोप लगाना है, मेन तो पापा ने ही ये बात कही और जिसको जहर दिया गया वो कहे कि हमको जहर दिया गया है। और मेरी आंतें जैसे लग रहा है कोई काट रहा है, बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। और वो साबित भी हुआ कि उनको फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर ना जाने डॉक्टर को स्वतंत्र तरीके से इलाज नहीं करने दिया गया और 12 ही घंटे में पीठ ठोक के और कि आप बिल्कुल फिट हैं, आप वापस जाइए तन्हाई बैरिक में बांदा की जेल के। ठीक है, अब तो भाई जुडिशियल कस्टडी में हैं, आप जैसे चाहोगे हमें रखोगे। खाने में जहर दिलवा चुके थे, इलाज मुकम्मल होने नहीं देंगे, जेल भेज दिया गया। कल तबीयत इतनी ख़राब थी कि कल दिन में भी बेहोश हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पेशी पर आए मुझसे 3:30 बजे पीसीओ के माध्यम से, जब जो परिजन से बात होने की सुविधा एक है उससे बात हुई तो खुद बताया कि मैं बेहोश हो गया। और मैंने कहा कि मैं परमिशन ले रहा हूँ कोर्ट से, मैं कल प्रयास करूँगा आने की आपके पास। तो कहे कि मत आना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बैरिक से निकल के व्हीलचेयर पे भी नहीं आ पाऊँगा। तकलीफ़ आपसे साझा की थी? बिल्कुल तकलीफ़ साझा की थी। और उनको कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ़ जो वो इतने दिन से झेल रहे थे उसके चलते उन्हें एहसास था। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग में आखिरी में उन्होंने मुझसे ये कहा है, बिल्कुल लास्ट में, कि बॉडी तो यहीं रह जाएगी, रूह मेरी चली जाएगी। ये लास्ट उनके वर्ड हैं 3:30 बजे दोपहर में। और अब आगे सबको पता है, पूरा देश जान रहा है क्या हुआ है। इलाज ना मिलने के कारण ये मौत नहीं है, ये
बिल्कुल हत्या है, और इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग जुडिशियल प्रक्रिया से, लीगल तरीके से जो भी इसकी जांच कराना हो, चाहे इसके लिए जो हम लोग बेहतर समझेंगे वो करेंगे। और ये जानबूझकर सब किया गया है, क्यों किया गया है, क्या किया गया, सब आप लोग को पता। राजनीतिक दल के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हो, हाई लेवल इंक्वायरी हो। क्या आप भी ऐसा इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल हम इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो। एक आदमी आशंका व्यक्त कर रहा है कि मुझे जहर दिया गया है, मुझे मार दिया जाएगा। एक आदमी कह रहा है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं मुट्ठी अपनी नहीं बंद कर पा रहा हूँ। मुट्ठी इसलिए नहीं बन पा रहा हूँ, कमज़ोरी इतनी है, मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहा हूँ। और हाल ये है कि उसको 12 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा, और फिर ऊपर से इतना प्रेशर आ जाएगा कि वापस जेल। तो अब सब सोचने की बात है। वो हमारे बीच नहीं है, मैं ऐसी मेंटल स्थिति में नहीं हूँ कि ज़्यादा आपसे बात करूँ। अच्छा, मुझे बता दी क्या आगे की जानकारी दी कि कोई पोस्टमार्टम जानकारी ऑफिशियल्स के द्वारा नहीं दी गई है। मेरे बड़े अब्बा अफजाल अंसारी साहब ने बस जो मुझे बताया है, उनकी बात शायद डीएम साहब और एसपी साहब से हुई है। तो जो जानकारी उनको दी गई है उसके मुताबिक पोस्टमार्टम करेंगे मजिस्ट्रेट की निगरानी में, और उसके बाद बॉडी लेकर के साथ में हमारे जो पैतृक हमारा गांव है। अफजाल अंसारी भी आएंगे? उनकी तबीयत कल ही ख़राब हो गई थी। वो हार्ट के पेशेंट दशकों से हैं, और उनको दवा दे के किसी तरह समझा बुझा के लिटाया गया। वो बहुत ज़िद कर रहे थे आने की। मैंने खुद बात करके रिक्वेस्ट की कि बाबा मैं हूँ यहाँ, और अब तो जो नुकसान बाप छत होता है, बाप साया होता है, बाप सब कुछ होता है। एक मुकदमा तब का है जब मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, क्राइम मैंने किया है, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। दूसरा मुकदमा तब का है जब मैं 4 साल का हूँ, मेरे फादर को बदनाम कर दिया गया। वो तो अपराधी है, वो तो माफिया है, वो तो गुंडे हैं, तो बेटा भी गुंडा है, बेटा भी अपराधी है, बेटा भी माफिया है। मेरी माँ पे मुकदमा है 500 रुपए के बोर्ड चोरी का मुकदमा। अब ये डर था कि वो लोग जद में आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तो नाम खोल देंगे कि जहर किसने डाला और किसने डलवाया। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड, माफिया डॉन त्रिभुवन सिंह, जो भी अधिकारी इनसे सेट है सरकार के, वो और सरकार की भी मंजूरी, ये सबका मिला गणित। हम इस समय मोहम्मदाबाद के फाटक में बैठे हुए हैं। ये वही घर है जहाँ पर हम कई बार आए हैं इस अंसारी परिवार की कहानी जानने, इंटरव्यू करने, पॉलिटिकल रिएक्शंस लेने। लेकिन आज जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो इस घर का एक शख्स इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम है मुख्तार अंसारी। हम मुख्तार अंसारी के बेटे, जिनको आपने बीते कुछ दिनों में ख़बरों में कई बार देखा होगा, उमर अंसारी से मुखातब हैं। उमर अंसारी का इस मसले से क्या इन्फेरेंस है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। उमर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई गेस शुक्रिया इसलिए भी कहना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए और आपके लिए एक निजी क्षति भी है और घर के लिए भी अपूर्ण क्षति, अपूर्ण क्षति। बाप छत होता है, बाप साया होता है, बाप सब कुछ होता है। मैं अकेला हूँ, मेरा भाई बड़े भैया अब्बास अंसारी मऊ विधायक, वो नहीं आ पाए हैं। प्रशासन ने तो नहीं आने दिया, बल्कि डीएम के हाथ में होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि वो जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते थे आखिरी यात्रा और तदफीन के लिए। लेकिन छोड़िए, उनसे तो रहम की उम्मीद नहीं है। हमने
लेटर भी दिलवाया था अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता, लेकिन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। अभी निरीक्षण पे गए हैं और ये वो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बंद थी, मेन बात ये रही, वरना वो आज यहाँ होते। सुप्रीम कोर्ट बंद थी और हाई कोर्ट और निचली अदालतों ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट खुली होती तो अब्बास भैया निश्चित होते यहाँ, और उनके ना होने से मैं बहुत अकेला पड़ गया। मेरी माताजी भी अभी नहीं है यहाँ, मेरे बड़े भाई नहीं, हम 2 ही भाई हैं, एक बड़े भैया और एक मैं। तो मैं अकेले हूँ और पापा इस दुनिया में अब नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। हमारे यहाँ इस्लाम में इंतकाल कहते हैं। इंतकाल मतलब कि इस जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो उसी पे किसी ने क्या खूब कहा है कि मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं, यानी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, आखिरत की दुनिया में। मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं, ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का। क्या उमर, पिताजी से आपका जुड़ाव जो रहा वो थोड़ा अलग किस्म का रहा। जो मेरे ख्याल से आपसे पहली मुलाकात मेरी 2021 में हुई थी छत पर, जब मैं अफजाल अंसारी का एक लंबा इंटरव्यू करने आया हुआ था। और उस समय आपने बताया था कि आप लंदन में रहते थे और यहाँ के पॉलिटिक्स से आपको घर से ही कहा गया कि आप इस पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगे। जी। और अब आप यूपी में हैं, यहाँ घर पे हैं, और आप पर भी आबाद मुकदमे दर्ज हैं। सब झूठे। यही तो दुख की बात है कि मीडिया मुकदमे बता देती है, ये नहीं बताती है कि एक मुकदमा तब का है जब मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। क्राइम मैंने किया है, मैं पैदा नहीं हुआ। नहीं दूसरा मुकदमा तब का है जब मैं 4 साल का हूँ, हाफ नेकर पहन के गया हूँ और एसडीएम साहब को बहुत कस के धमकाया है और उन्होंने ज़मीन मेरे नाम लिख दी है, सरकारी ज़मीन। तीसरा मुकदमा मेरे ऊपर ये है कि मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी ने एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 महीने ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोक के जांच कराई जाएगी, जिसमें भाषण अब्बास भैया ने दिया है। और भाषण में एफआईआर हुई है धारा 153A में। अभी मेरे अधिवक्ता बैठे थे, चले गए ना, मैं आपको डिटेल बतवा देता हूँ। 153A मीन्स दैट 2 पार्टीज़ और 2 कम्युनिटीज़, आपके भाषण की वजह से 2 कम्युनिटी की फाइट हो, आपस में दंगा हो, फसाद हो, देयर इज़ नथिंग रिपोर्टेड लाइक दैट, एफआईआर हो गई। तो तीसरा मुकदमा ये है कि भाषण भाई ने दिया है, आप ताली बजा रहे थे मंच पे। आप, मेरा अपराध है कि मैं ताली बजा रहा था मंच पे, चार्जशीट में, कि आप प्रोत्साहन दे रहे थे उनको क्राइम करने में। चौथा मुकदमा ये है कि मेरे गाड़ी जा रही है मेरी भैया के चुनाव में, 3 गाड़ियाँ, और वो इतनी स्पीड में है कि जिससे कोई भी सड़क दुर्घटना हो सकती थी, जिस पे कोर्ट ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग है पुलिस के पास जो रफ्तार से गाड़ी जा रही थी। तो पुलिस ने कहा कि नहीं साहब, इतनी तेज़ गाड़ी जा रही थी कि हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते थे। 5वां मुकदमा मेरे ऊपर ये है कि अब्बास अंसारी जो मेरे बड़े भाई हैं वो ऐतिहासिक वोटों से भाजपा को हराकर निकले हैं जब, तो उन्होंने एक यात्रा निकाली है जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी, अवेलेबल है। 6वां मुकदमा मेरे ऊपर है 3 गाड़ियों की परमिशन चुनाव में हमने नहीं ली है, बल्कि जिस डेट को एफआईआर हुई है उसके 2 दिन बाद से अनुमति गाड़ियों की मिलने की जो परमिशन होती है, गाड़ियों पे जो पास लगता है, उसकी परमिशन मिलना एफआईआर के 2 दिन बाद शुरू हुई है। वो केस हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। ये है 6 मुकदमे और मैं अपराधी हूँ, क्योंकि मेरे फादर को बदनाम कर दिया गया। वो तो अपराधी हैं, वो तो माफिया हैं, वो तो गुंडे हैं। तो बेटा भी गुंडा है, बेटा भी अपराधी है, बेटा भी माफिया है। और अभी आपने कहा ना कि आप पे भी मुकदमे तो हैं, मैं तो कह रहा हूँ हैं, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन मुकदमे क्या हैं? मेरी वालदा पे, मेरी माँ पे जो पर्दा नशीन है, चेहरा नहीं देखा है किसी ने, मेरी माँ पे मुकदमा है 500 रुपए के बोर्ड चोरी का मुकदमा। कितने रुपए के? 500 रुपए के बोर्ड चोरी का मुकदमा। विल यू बिलीव इट? तो ठीक है, आपकी सरकार है, आप हाकिम हैं, नॉट बिलीवेबल। आप अपने आप को नया नया लक़ब देते हैं। मुझे सुना है कि बहुत से लक़बों से आपको नवाजा जाता है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई आप करते हो तो आप सोचते हो कि जनता नहीं समझ रही, ऐसा नहीं है।
जनता बखूबी समझ रही है, और पूर्वांचल की जनता, मऊ की जनता, यूपी की जनता सब समझ रही है। मुख्तार की मौत के पहले बहुत दिनों से ये कम्युनिकेशन हो रहा था, बहुत सारी बातें आ रही थी, बहुत सारी खबरें भी आ रही थी, और कोर्ट में भी ये बात गई थी, और जिसको बाद में आपने सवाल उठाया भी था। आपने सवाल उठाया भी था जब ये बात मुख्तार अंसारी के निधन की खबर आई थी, कि मुख्तार अंसारी को लगातार स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। ये बात कोर्ट में स्लो पेशी में भी नहीं पॉइजन गए दिया थे, वो जा तब रहा भी था। जेलर से पूछा गया, जेलर ने भी पुष्टि की थी, और अस्पताल ले जाया गया था। और इसके मैं एक सवाल और नथी कर देता हूँ फिर आपके ज़िम्मे। फिर आपका एक छोटा सा ऑडियो वायरल होता है मुख्तार अंसारी से बातचीत का, जिसमें आप दोनों के बीच की वो भावुक बातचीत है, बहुत इमोशनली हाई लेवल पे बातचीत है, जिसमें वो कह रहे हैं अपने ज़िम्मे के कि शरीर चला जाएगा, रूह रह जाएगी, और आप मना रहे हैं कि नहीं पापा, हम लोग हज करने चलेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने अपने तरीके से उन्हें समझा रहे हैं। क्या था ये घटनाक्रम, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। पहले तो मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करना चाहूँगा, आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया कि मैं इमोशनल हो गया। दुरुस्त ये करना चाहूँगा कि आरोप मैंने नहीं लगाया है। आरोप जिनको जहर दिया गया सबसे पहला उन्होंने लगाया है। 19 तारीख की रात में उनको खाने में जहर दिया गया। इस बात को 21 तारीख को सुबह माननीय 3 न्यायालयों के समक्ष, बांदा एमपी एमएलए कोर्ट, आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट और बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट, 3 एमपी एमएलए कोर्टों में उन्होंने द्वारा अधिवक्ता ये एप्लीकेशन दी कि मुझे विषाक्त पदार्थ स्लो पॉइजन खाने में दिया गया है, जिससे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और मेरी हालत इतनी गंभीर है कि मुझे लग रहा है मेरा दम निकल जाएगा। मेरे फादर ऐसे कमज़ोर आदमी नहीं है कि वो कहे कि मेरा दम निकल जाएगा। अगर उन्होंने कहा तो इसका मतलब कि वो चीज़ वो कोई स्वाभाविक, कोई स्वस्थ आदमी, मेरे फादर बहुत फिट हैं, बहुत फिट थे, है कि आदत है ना, फिट थे। 6'6" हाइट थी उनकी, 90 kg वेट था और 2 घंटा एक्सरसाइज करते थे। वो बहुत फिट थे। मुझे अक्सर फिटनेस के लिए ही बहुत डांटते भी थे। अब उनकी डांट मुझे याद आती रहेगी और मैं सोचूंगा कि मैं उनको एज ए गिफ्ट अपने आप को बेहतर फिटनेस में करके दूँ। बहरहाल, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे जहर दिया गया और कोर्ट में भी उन्होंने ये बात कह दिया। फिर उनकी तबीयत नहीं, 3 दिन बाद फिर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। घटनाक्रम बड़ा अजूबा है। जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। क्यों सस्पेंड किए गए, प्रशासनिक कार्रवाई, हमें तो बताया नहीं जाएगा, मीडिया में चल गया और आप लोगों ने बताया कि भाई इसी कार्रवाई के तहत कि उनको पेशी पे ले जाते तो ये और कंट्रोवर्शियल बात है। 10 अप्रैल 2023 को आखिरी बार मेरे फादर पेशी पे गए हैं लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत में। 10 अप्रैल यानी इस 10 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में तो पेशी पे गए ही नहीं है कहीं, तो कैसा ले जाना और कैसा उसमें लापरवाही और कैसा सस्पेंशन, स्वाभाविक है कैसा। अब ये डर था कि वो लोग जद में आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तो नाम खोल देंगे कि जहर किसने डाला और किसने डलवाया, और क्या वो थालियम था। जहाँ तक मुझे पता है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं वो थैलियम था। क्या वो ऐसा जहर था जिसमें मेटल लेड का था, क्या था वो, उनको हटा दिया गया। इनको तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इनको आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती कर लिया गया। और 4 बजे रात में इसी घर पे पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है कि रेडियोग्राम आया है बांदा जेल सुप्रिटेंडेंट साहब का कि उनके पुत्र उमर अंसारी और अफजाल अंसारी जो उनके भाई हैं सांसद, उनको अवगत कराया जाता है कि फला समय पे सुप्रीम कोर्ट का फला आदेश हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी अच्छे से मेडिकल एडिक्वेट फैसिलिटीज़ दी जाए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उसको हवाला देते हुए उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, गंभीर है, और उनको हम लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट करा दिया है बांदा मेडिकल कॉलेज के। आप लोग जल्दी से पहुँचिए। मैं दिल्ली था,
रमज़ान का महीना था, मैं दिल्ली था और अफजाल बाबा यहाँ थे। वो यहाँ से निकले हैं 5 बजे और मैं वहाँ से निकला हूँ 5:30 बजे। लगभग आधे घंटे या 45 मिनट की हेर फेर में हम लोग 1-1:30 बजे के लगभग पहुँच गए दोनों लोग। वो 12:30 बजे और हम 1 बजे, और उनको मिलने की अनुमति दे दी गई और वो मिल के निकले बाहर। और अब बारी हुई कि एक आदमी निकल गए, अब मैं जाऊँगा, मेरा नाम है। अब मेरे जाते समय आपको नहीं जाने देंगे। अच्छा साहब, क्यों नहीं जाने देंगे? तो नहीं साहब, ऊपर से मना है, आपको नहीं जाने देंगे। मैंने कहा अरे मैं पुत्र हूँ, मैं अपने से भी नहीं आया हूँ कि चलो मुझे खबर लग गई मैं आ गया। आपने मुझे भेज के रेडियोग्राम बुलाया है, मैंने जो ओरिजिनल रिसीव कराया था वो दिखाया। एडिशनल एसपी साहब थे और सब कोई, नहीं साहब आपको तो नहीं जाने देंगे। बहरहाल हमारे लिए यही तस्कीन था कि चलो कम से कम मेरे वालिद का, पिता का इलाज तो कर रहे हैं ये लोग। जहर में वो लिप्त हैं और उनका कम से कम इतनी मानवता, इंसानियत है कि ले आके इलाज करा रहे हैं ऐसी में। मैंने कहा मैं क्या आपसे उलझूं, मैं कल फिर आऊँगा कोर्ट से परमिशन लेकर और प्रयास करूँगा कि कल मिल लूँ। मैंने कहा ताक तो लेने दीजिए आईसीयू में, देख लूँ। दो शीशे उस पार वो हैं, शीशे के इस पार मैं बात नहीं करूँगा साहब, कोई गैर कानूनी चीज़ उनको नहीं पकड़ा दूँगा। आप ताक तो लेने दीजिए, देख लेने दीजिए। नहीं देखने देंगे आपको, देखने भी नहीं देंगे आपको। वो इंटरव्यू मैंने दिया भी, चला भी, नहीं देखने दिया, मैं वापस चला गया। ठीक है भाई, आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में, आप हाकिम हैं, आप जो बिहेवियर चाहिए करिए, मैं उलझा नहीं, मैं चला गया। और 2 दिन कहाँ, 12 घंटा बीता और 12 घंटे बाद ही 3 बजे मैं निकला हूँ बांदा से और 7 बजे खबर आ गई कि वो फिट हैं, स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने कह दिया कि इज़ टोटली ऑल राइट एंड फिट एंड ही इज़ बीन सेंट टू बांदा जेल अगेन। जुडिशियल कस्टडी में तो थे ही वो, बांदा जेल फिर भेज दिए गए और तन्हाई बैरिक में। अब 2 रात उन्होंने कैसे काटी होगी, जो इंसान ये कह रहा हो कि मेरे हर सेकंड मेरी अतड़ी काट रही है, जहर का जो असर है उससे, और यूरिन पास नहीं हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो रहा है। जिसको 10 दिन यूरिन और स्टूल पास नहीं हुआ, उनका पेट पता है ना, फिट है। कल पोस्टमार्टम तक उनका पेट इतना फूला हुआ था। पंचनामे का जब निशान देखते हैं बदन पे, कहाँ चोट है क्या, तो बॉडी करवट ले रहे थे हम लोग, तो डॉक्टर्स ने मेरे सामने बोला, ये बात पीजीआई के डॉक्टर्स ने, कि नहीं इनका पेट बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा पेट। तो आप क्या समझते हैं कि उनको हार्ट अटैक जेल में आ गया और वो मर गए? ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है, बिल्कुल सुनियोजित हत्या है। जो आप ये कह रहे हैं हत्या है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस मौके पे कि उनकी हत्या का प्रयास या हत्या के लिए इन तरीकों को ईजाद करना, उनका एप्लीकेशन करना, इसके लिए आपको क्या कुछ नाम या कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग समझ में आते हैं जो उनके पीछे हों, साजिशन हो? स्पष्ट रूप से मैं नाम लूंगा, माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड, माफिया डॉन त्रिभुवन सिंह, और इनके जो भी अधिकारी इनसे सेट हैं सरकार के, वो और सरकार की भी मंजूरी, ये सबका मिला गणित है। ये केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब मिला के है, ये कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जेल में पॉइजन पहुंचाना, जेल में पॉइजन दिलवाना, तबीयत ज़्यादा ना खराब होने पर फिर पॉइजन दिलवाना, ये सब कुछ सबकी मिली भगत से है। लाभ इससे साफ होता दिख रहा है ब्रजेश सिंह को। लाभ समझाइए थोड़ा। अब फिर बात वही है कि छोटे में बताना उचित नहीं है, और लंबा सवाल आपने पूछ दिया। 15 जुलाई 2001 को शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, इसी घर से मेरे फादर मऊ जा रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र, और बीच में उसरी चट्टी पर कांड की बात कर रहे हैं आप? उसरी चट्टी कांड की बात कर रहे हैं। 9 लोग घायल हो गए। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने AK-47 से हमला किया था। 9 लोग घायल हो गए थे, 3 लोग मर गए थे, जिसमें मेरे फादर इंजर्ड विटनेस और वादी मुकदमा है, जिसमें 22 साल बाद अब गवाही शुरू हुई है, और पिछले साल से इस साल के बाद
7 गवाहियां गुजर चुकी हैं जो ब्रजेश सिंह के खिलाफ हैं, सातों, जिसमें गवाह ने जो कहा है वो आप लोग निकाल के पढ़ सकते हैं, अखबारों में है तो जान रहे होंगे आप। स्पष्ट रूप से कहा है कि ये ब्रजेश सिंह थे, यही हम पे AK-47 से गोली चला रहे थे और विधायक जी को मारने की नीयत से इन्होंने गोली चलाई थी। अब इस केस में अगर मुख्तार अंसारी जो वादी मुकदमा थे वो भी गवाही दे देते हैं, बहुत से गवाहों को तोड़ने की कोशिश की गई, तो कैसे तोड़ने की कोशिश की गई, तो जितने गवाह इस मुकदमे में थे उसी कांड में, उनको एक नया मुकदमा 22 साल बाद कायम कर दिया गया और उसमें उनको मुलजिम बना दिया गया उन गवाहों को। यानी विटनेस इन दिस केसेस वर मेड अक्यूज्ड इन अ न्यू केस, नो नॉट इन अदर केस, इन द सेम क्राइम बट अ डिफरेंट FIR. The crime is same, but they are portraying it अलग एंगल से आपके अलग एंगल उनका है कि मुख्तार अंसारी ने अपहरण करवाया था मनोज राय का और बिहार से उठा के उनको ले आए और यहीं फाटक पे, यहीं घर पे उनको मार दिया और फिर अगले दिन ले जाके वहाँ उसरी चट्टी पे हवाई फायरिंग कर दी और ये दिखा दिया कि गोली तो हमने अपने ऊपर खुद ही चलाई थी और खुद को भी गोली मार ली और अपने 9 आदमियों को भी गोली मार दी और अपना सरकारी गनर भी मार दिया। ये स्टोरी वो बना रहे हैं ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए। और सरकार देखिए कि 22 साल बाद FIR कर रही है। 5-10 मिनट अगर FIR इधर उधर हो जाती है तो एंटी टाइम कहलाती है, एंटी टाइम FIR कहा जाता है उसको। बैठे हैं वकील साहब, पूछ लीजिएगा, एंटी टाइम FIR कहा जाता है। बड़ा बड़ा केस छूट गया है, इस पर रूलिंग है, पढ़वा दूंगा आपको। लॉ में नहीं किया हूँ अभी, लेकिन नॉलेज है। और 22 साल बाद एक मुकदमा कायम हो रहा है और उसका ट्रायल किया जा रहा है और उसमें जो अक्यूज बनाए गए हैं वो उसी कांड वाले केस में गवाह हैं। तो अब मुख्तार अंसारी गवाही दे देते हैं तो ये तो डरेंगे नहीं, ना पैसा लेके मानेंगे कि टूट जाएं, ब्रजेश सिंह से डरेंगे भी नहीं, तो ये गवाही दे देते। तो क्या होता उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का जो सरकार की गोद में बैठा हुआ है, जो बनारस जैसी जगह से, जिसकी पत्नी निर्दल MLC का इलेक्शन लड़ती हैं और मोदी जी की पार्टी BJP, जिसको आप मीडिया के भाई लोग भी कहते हैं कि सबसे बड़ा नेता देश का और सबसे पॉपुलर नेता कोई है तो मोदी हैं, और उनकी पार्टी BJP जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में भी है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, वो बनारस मोदी जी की लोकसभा से BJP वहाँ से समझ लीजिए कि 0 के बराबर वोट पाती है और ब्रजेश सिंह की पत्नी निर्दल जीत जाती हैं। तो कैसे जीत जाती हैं? बिना मिली भगत के जीत जाती हैं, बिना मोदी जी, बिना योगी जी, बिना अमित शाह जी, बिना BJP की हेल्प की जीत जाती है। नहीं, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सरकार से क्लोज हैं, सरकार के ख़ास हैं और इसलिए उनको बचाने के लिए हर कार्रवाई हमारे खिलाफ की जा रही है। और अब तो कार्रवाई करते 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 बात यहाँ तक आ गई कि सुनियोजित तरीके से मेरे पिता की हत्या कराई गई। मामले में लास्ट सवाल यही है मेरा कि इस मामले में जुडिशियल प्रोब ऑर्डर हो चुका है, विसरा प्रिजर्व किया जा चुका है, विसरा की जांच होगी, तब हमको पता चलेगा कि पॉइजनिंग का क्या है। तो यहाँ पर मैं आपसे 2 सवाल नत्थी करके पूछ ले रहा हूँ, आप अपनी सुविधा से जवाब दीजिएगा। आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इस मामले में? और 2, क्योंकि आप एक उस परिवार से आते हैं जिसमें राजनीति कई पीढ़ियों से है और परिवार भर में फैली हुई है, तो आपके भी कुछ राजनीतिक संबंध और राजनीतिक सूत्र होंगे। इस पूरी घटना के बारे में आपको अंदरूनी सूचनाएं क्या मिलती हैं, कितनी मिलती हैं, जो आप हमसे साझा कर सकते हैं? और अगला कोर्स ऑफ एक्शन। बाद वाले सवाल का पहले जवाब दे रहा हूँ, क्यों उन लोग की गर्दन कटवाना चाहते हैं? जो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी दे भी देते हैं, उनकी गर्दन कट जाएगी। नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, बिना नाम लिए इतना बता रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि मैं बिना तथ्यों के आधार पे, या मेरे पिता ने बिना तथ्यों के आधार पे इल्ज़ाम नहीं लगाया था। ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, आप इसको हेडलाइन बना लीजिए। पहला सवाल आप कहे था कि बिसरा और बाकी चीज़ें कोर्स ऑफ एक्शन, तो उसके खिलाफ भी हमने हमारे जिलाधिकारी जो हैं वहाँ की, उनको लिख के कल दिया है चिट्ठी कि हम पोस्टमार्टम आप
के पैनल के द्वारा नहीं कराना चाहते हैं, डॉक्टरों के जो पीजीआई के, हम एम्स दिल्ली के पैनल के द्वारा कराना चाहते हैं, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। खारिज करके पोस्टमार्टम तो करा दिया और बॉडी भी लेके हम लोग आ गए, सब कुछ हो गया, तदफीन भी हो गई, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आगे की प्रक्रिया आप हमारा सोचिए कि हम किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं इस समय। तो हम आपको इस समय अखाड़े में कुश्ती कैसे करेंगे क्या बताएं। अखाड़े से कुश्ती से मुराद है कि लीगल प्रक्रिया, जो कानून का दावपेच है या कोर्ट्स में क्या करेंगे आगे। हमारे वकील हैं आदरणीय कपिल सिब्बल जी, लीगल टीम है हमारी, सबसे डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनकी राय पे चलेंगे। अफजाल बाबा राय देंगे। अफजाल बाबा सांसद जी घर के बड़े हैं, गार्जियन हैं। मेरे पिता भी जब जिंदा भी थे तो सब उनसे पूछते थे, और अब तो वो नहीं है, तो मेरे और मेरे भाई के लिए तो मेरे बड़े पिता तो वो हैं, बड़े पापा, बड़े अब्बा तो मैं उनको कहते ही। उनसे पूछूंगा, जो पूरे सबकी एकमत राय बनेगी वो करेंगे। लेकिन ये है कि कानून के रास्ते से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम या हमारा परिवार कोई काम ऐसा नहीं करेगा, मार्क माय वर्ड, कोई काम हम ऐसा नहीं करेंगे जो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता हो। हम कानून के रास्ते से, जो लीगल तरीका है, उस तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और अब पिताजी से आखिरी बार बात वही हुई थी जिसके हमने ऑडियो सुने हैं? अब मत जख्म को छेड़िए। आई एम सॉरी। ये उमर अंसारी थे। आप इस बातचीत पे, इस मामले पे हमारी कवरेज जारी है। आप ललन टॉप के साथ बने रहिएगा। कोई बात तो फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे उमर अंसारी को, और उमर अंसारी की बातों से और जो शासन प्रशासन के बयान और उनकी जो एक्शंस हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इतना झोल नजर आता है कि साफ साफ दिखता है कि किसने क्या किया, किसके साथ गलत हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब फ्रेंड्स, इसका मतलब कहानी का यहाँ पे एंड तो नहीं हो जाता। शायद यहाँ से एक और नई खूंखार कहानी जन्म लेगी, ऐसा लगता। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई किसी भी मजहब से धर्म से ताल्लुक रखता हो क्या? सिक्योरिटी में उसकी इस तरह से मौत हो जाना और फिर जानबूझकर मार देना, उसकी हत्या करना, कहाँ तक सही है? फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट। And with this, thank you very much.